नमस्कार कृषि छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज से हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर, जो कि आपके लिए एमपीपीएटी और सीयूईटी साथ में बीएचयू जैसे एग्जाम्स के लिए काम आने वाला है। तो दोस्तों, हम जो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे वो आपका एमपीपीएटी, ठीक है, सीयूईटी, साथ में आपका बीएचयू और आईसीआर जैसे एग्जाम्स के लिए आपको ये काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज वह डिस्कस करेंगे। साथ में आज हम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है शुरू करेंगे। अपने एमपीपीएटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सीयूईटी में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी बीएचयू में क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आईसीआर में क्वेश्चन आते हैं, उन सभी का हम एक समावेशित रूप से यहाँ अध्ययन करेंगे। साथ में हम जो है पैटर्न को भी समझेंगे। और पैटर्न कब समझेंगे? जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम जो है इसके एमसीक्यूज लगाएंगे। तो जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप मुझे मैं इन वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दूंगा। तो एक प्लेलिस्ट में जो है बना दूंगा इसकी, उस प्लेलिस्ट को आप जो है अपना वॉच लेटर में डाल लें। तो इसको जो है रेगुलर आप कंटिन्यू करें। उससे क्या होगा दोस्तों कि आप जब इसको कंप्लीट कर लोगे तो एक बार मुझे नोटिफाई करोगे कि हाँ सर हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर जब ज़्यादा बच्चों के मेरे पास मैसेज होंगे कमेंट में, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए एक जो है एमसीक्यू बेस्ड वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें हम जो है एग्रोनॉमी और अपना हॉर्टिकल्चर, जो भी एमपीपीएटी में हम जो जो सब्जेक्ट कवर करेंगे उनके हम जो है अध्ययन कर लेंगे और उनका बढ़िया रिवीजन कर लेंगे। तो ये तो आपका ये हो जाएगा। अब जो हम एग्रीकल्चर पढ़ने वाले हैं, जो हम एग्रीकल्चर कवर करेंगे, उसका आज हम पहले सिलेबस जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या इसका सिलेबस होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम जो है इसमें जो एमपीपीएटी और आपके जो बीएचयू जैसे एग्जाम्स हैं, इसमें जो है फसल उत्पादन से आपके क्वेश्चंस आते हैं। फसल उत्पादन में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। तो जहां जहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे वो चीजें हम जो है बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, उनको हम जो है कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन का रहेगा और आपका जो है दूसरा टॉपिक रहेगा सर्वे, सर्वे रहने वाला है दूसरा टॉपिक। और आपका जो है तीसरा टॉपिक रहेगा आपका इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इरिगेशन एंड ड्रेनेज। ड्रेनेज के बाद जो है आपका रहेगा इसमें टीलेज। टीलेज को तो हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। वैसे आप जो है यूट्यूब पर देखना, एक वीडियो आपको मिलेगा टीलेज के लिए। वैसे हम जो है इसको आगे कवर करेंगे, अच्छे से करेंगे और एक नया सेशन इसके लिए पढ़ेंगे हम टीलेज के लिए। और वीड साइंस, वीड साइंस, ठीक है। इसके बाद अपना फर्टिलाइजर मैनुअर, फर्टिलाइजर एंड मैनुअर, खाद एवं उर्वरक। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी मैं आपको अभी बता दूंगा इन सभी के बारे में। पहले एक बार जो है पूरा हम विस्तृत लिख लेते हैं। और फिर आएगा आपका क्रॉप कल्टीवेशन। क्रॉप कल्टीवेशन से आपके जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन में हर हर एक क्रॉप को जो है हम पर्टिकुलर रूप से पढ़ेंगे और उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए होंगे वो जो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और फिर पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है ये अर्थशास्त्र है एग्रीकल्चर का, तो ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम जो है रूरल बिजनेस पढ़ेंगे, रूरल बिजनेस, रूरल बिजनेस। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको इसमें ये करना पड़ेगा दोस्तों कि ये जो हमारा कोर्स रहेगा ये बायलिंगुअल लैंग्वेज में रहने वाला है, अर्थात इसमें हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में हमारा कंटेंट रहे और हिंदी में भी हम जो है पूरा रखेंगे दोस्तों। इससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है ज़्यादा दिक्कत ना आए। हम इंग्लिश में लिख देंगे और हिंदी में डिस्क्राइब कर देंगे। मेरा इंग्लिश के लिए इतना जोर देना क्यों है, तो उसका कारण समझिए। जब
एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है तो वो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश क्वेश्चन को उठाता है, फिर उसका ट्रांसलेट कर देता है। तो जब ट्रांसलेट करता है तो गूगल जो ट्रांसलेशन करके देता है उसको, वो उसी को जो है छाप देता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे जो शब्द होते हैं उनके अर्थ बदल जाते हैं। इसीलिए इंग्लिश में जो है इंट्रोडक्शन को वो इंट्रोडक्शन ही लिखेगा, लेकिन हिंदी में उसको परिचय लिख देगा या उसका कोई भी नया शब्द निकाल के वो रख देगा। तो इस प्रकार की त्रुटि से बचने के लिए आपको थोड़ा इंग्लिश में जो है अपना इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। और ये इसलिए भी है कि जब आप बीएससी यूजी यूजी जब करोगे तो उस समय आपको जो है इंग्लिश में ही लिखना रहेगा। तो अपना इंग्लिश वाला पोर्शन अभी से कंप्लीट करते चलो। इससे ये रहेगा कि आपको जो है आपके बीएससी में भी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन में हम जो है प्रस्तावना में या परिचय पढ़ेंगे हम क्रॉप प्रोडक्शन का। सर्वे में क्या होता है दोस्तों, आपका सर्वेक्षण होता है, तो सर्वेक्षण करेंगे हम इसमें। और इरिगेशन, ये आपको पता है खेत में जब सिंचाई करते हैं, ड्रेनेज जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको निकालते हैं। टीलेज ऑपरेशन हम करते हैं, प्राइमरी टीलेज, सेकेंडरी टीलेज। वीड साइंस खरपतवार से रिलेटेड है, ये आपका उर्वरक और खाद से संबंधित है। और क्रॉप कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन आपका दोस्तों जितनी भी फसलें हैं, जैसे गेहूं है, अपना चावल है, मक्का है, शुगर केन है, इन सब के बारे में हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे क्रॉप कल्टीवेशन में। एग्री इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे हम थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स। और रूरल बिजनेस में आपका कृषि व्यापार एवं प्रक्षेत्र प्रबंधन के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को करना सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है दोस्तों। तो आज हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों। तो आपका सबसे पहले एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है एग्रीकल्चर, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एग्रीकल्चर जो है कहाँ से आया, ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों एग्रीकल्चर आपका जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। तो ये एक लैटिन शब्द है। और क्या होता है, तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन थे वो दो शब्द, तो एक था आपका एगर, या जिसे एग्री बोलते हैं, एगर या एग्री। और दूसरा शब्द जो है दोस्तों वो आपका कल्चरा है। दूसरा आपका शब्द क्या है, कल्चरा, कल्चरा। ठीक है। तो एगर या एग्री शब्द का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है आपका मृदा। और मृदा को इंग्लिश में सोइल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और कल्चरा का मतलब होता है उस पर की जाने वाली कर्षण क्रियाएं। कर्षण क्रियाएं, कर्षण क्रियाएं क्या होती हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, ये इंग्लिश में इसको कल्टीवेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कल्टीवेशन। कर्षण क्रियाएं दोस्तों, जब हम किसी फसल को लेते हैं तो भूमि पर हम जो जो प्रकार के ऑपरेशन करते हैं, जो जो कार्य हम करते हैं, उनको हम कहते हैं कर्षण क्रियाएं। तो कर्षण क्रियाओं से समझ आ गया आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो कृषि को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कृषि को अंग्रेजी में बोला जाता है दोस्तों एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर कहाँ से लिया गया है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा के किन शब्दों से मिलकर बना है, तो एगर और एग्री। एगर और एग्री का अर्थ होता है मृदा से, यानी कि सोइल से। और कल्चरा का तात्पर्य होता है कर्षण क्रिया से। तो कुल मिलाकर सेंटेंस बनता है हमारा, मृदा पर की जाने वाली, मृदा पर की जाने वाली कर्षण क्रियाएं, मृदा पर की जाने वाली कर्षण क्रियाएं। तो ये है जो आपका क्या हो गया, पूरी डेफिनेशन हो गई, मृदा पर की जाने वाली कर्षण क्रियाएं। तो ये आपका एग्रीकल्चर का क्या हो गया दोस्तों, एक प्रकार से डेफिनेशन। डेफिनेशन तो हम जो है इसकी अभी लिखेंगे, अभी सिर्फ आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि क्या होता है एग्रीकल्चर। ठीक है। अब जो है हम जो है एग्रीकल्चर में केवल एक चीज नहीं होती है, कई सारी चीज होती हैं। तो कृषि जो है एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। व्यापक अर्थ कैसे दोस्तों, इसमें हम जो है फसल उत्पादन लेते हैं, फसल उत्पादन करते हैं। और हम पशुओं का पालन भी करते हैं। तो क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, पशुपालन करेंगे। ठीक है। और हम मछली उत्पादन करेंगे, मछली उत्पादन करेंगे। और हम करेंगे वानिकी।
क्या होता है वानिकी, सब मैं आपको इंग्लिश में भी बता दूंगा दोस्तों, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। तो ये होता है आपका फसल उत्पादन, होता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन। और पशुपालन आपका एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री। और मछली पालन होता है आपका फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन। और वानिकी होता है आपका दोस्तों फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो जब आप बीएससी करेंगे तब आपके पास बीएससी फॉरेस्ट्री भी होता है। ये आपका एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग बीएससी में पढ़ते भी हैं। एग्रीकल्चर तो आप बेसिकली पढ़ते ही हो दोस्तों, इसके अलावा भी कोर्सेज होते हैं, तो उनके बारे में जो है आपको जानकारी थोड़ी सी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो क्या है आपका एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर जैसे हम कहते हैं कि यह एक प्रकार का साइंस है, यह एक प्रकार का विज्ञान है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर आर्ट और साइंस दोनों है। क्या है दोस्तों? तो एग्रीकल्चर जो है आपका, एग्रीकल्चर आर्ट और साइंस, आर्ट और साइंस, कला और विज्ञान दोनों ही है। आर्ट कैसे है दोस्तों? तो खेत में आप जब कोई सीड डाल रहे हो, आप कोई बीज लगा रहे हो, आप कोई प्लांटिंग पैटर्न यूज कर रहे हो, तो वो जो तरीका है, वो जो कला है उसे लगाने की, वो क्या हो गया आपका आर्ट हो गया। और जिस विधि से आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे राइस में हम एसआरआई मेथड यूज करते हैं, डेपोग मेथड यूज करते हैं, और भीट में भी हम कई सारी मेथड यूज करते हैं, तो वो जो मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वो आपका साइंस है, और जिस तरीके से हम लगा रहे हैं वो आपका आर्ट है। तो इस प्रकार एग्रीकल्चर आपका आर्ट और साइंस दोनों ही है। एग्रीकल्चर क्या है आपका, आर्ट और साइंस दोनों ही है। दोस्तों आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि जो फर्स्ट हमारा फार्मर था, पहला फार्मर कहाँ का था? तो फर्स्ट फार्मर आपका जो है यूरोप से माना जाता है, इसे यूरोप का माना जाता है। तो जो पहला फार्मर था वो संभवतः आपका कहाँ का था? यूरोप का था। ठीक है दोस्तों, और कृषि की जो शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एग्रीकल्चर का जो बिगिनिंग पॉइंट है, कृषि की शुरुआत, तो कृषि की शुरुआत मानी जाती है आपकी पूर्वी एशिया, यानी ईस्टर्न एशिया से मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी कृषि की शुरुआत हुई थी वो लगभग 7500 बीसी में शुरू हुआ था। 7500 बीसी में उस समय जो है व्हीट और बार्ले का हम जो है प्रोडक्शन लेने लगे थे। व्हीट एंड वार्ले, व्हीट एंड वार्ले, इनका हम जो है प्रोडक्शन लेने लगे थे उस समय। तो ये आपका कब शुरू हो गया था? 7500 बीसी में आपका जो है कृषि शुरू हो गया था। ठीक है दोस्तों, और इसमें आपको जो है 3 प्रकार की क्रॉप देखने को मिलेंगी। एक देखेंगे आप खरीफ, खरीफ, रबी और जायद। इनको इंग्लिश में भी खरीफ, रबी, जायद बोला जाता है। और ये तीनों ही दोस्तों आपके अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी वर्ड हैं। ये तीनों क्या हैं दोस्तों? अरबी शब्द हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खरीफ, रबी और जायद किस भाषा के शब्द हैं, तो ये आपके अरबी भाषा के शब्द हैं। आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की कुछ ब्रांचेस होती हैं, उनके बारे में हम जरा समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ये कृषि से संबंधित है दोस्तों आपका। हॉर्टिकल्चर आपका, ये जो हॉर्टिकल्चर है दोस्तों, ये आपका जो है फल और फूल, इसमें जो है आपके उद्यान से रिलेटेड हो जाता है। ये उद्यान, उद्यान से संबंधित है। ठीक है, इसमें फल फूल सब्जी ये सब जो है, इसमें बागवानी के कुछ पोर्शन भी हॉर्टिकल्चर में हमारा आता है। ठीक है, फिर आता है हॉर्टिकल्चर की ही एक ब्रांच है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर दोस्तों जैसा कि उसके नाम में ही फ्लोरी लिखा हुआ है, जब हम फ्लावर लिखते हैं और फ्लोरी लिखते हैं तो सेम ऐसा ही लिखते हैं हम। ठीक है, तो फ्लोरी से आपका क्या हो जाएगा? फूल। ये जो है फूलों से संबंधित है, फूलों से। ठीक है, और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर की ही एक ब्रांच है ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर जो है आपकी दोस्तों सब्जियों से संबंधित है।
किससे है? सब्जियों से, सब्जियों से। और सोड कल्चर जो है आपका, सोड कल्चर, सोड कल्चर आपका दोस्तों घास से संबंधित है। किससे? घास से। तो ये चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। एग्रीकल्चर का किससे संबंध है, हॉर्टिकल्चर का किससे संबंध है, फ्लोरिकल्चर का किससे संबंध है, ओलोरिकल्चर का किससे संबंध है, सॉर्ड कल्चर का किससे संबंध है। ये आपको जानना क्यों जरूरी है दोस्तों? ये है आपका बेसिक। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बार बार इन चीज़ों को नहीं बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ओलेरिकल्चर क्या होता है, सॉर्ड कल्चर क्या होता है। ये चीज़ आपको अब से जो है पता होना चाहिए। एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास एक कॉपी पेन होना चाहिए, और जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास जो है एक बढ़िया सा हेडफोन होना चाहिए, ताकि जो है हमारा पूरा पूरा कंसंट्रेशन जो है पढ़ाई में लगे। एक कॉपी पेन जरूर हमारे पास होना चाहिए, और हम जो है हर एक क्लास का नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, ये जो नोट्स हैं बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगी उसके कारण, और फिर कब तक आप स्क्रीनशॉट लोगे हर एक चीज़ का। इसीलिए एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ, अपने 50-60 वाली एक कॉपी ले लो, उसमें जो है ऐसा नोट्स बनाओ कि उससे आपको समझ आए। ठीक है। अब कई सारी चीज़ें हैं कि मैं उनको बोल देता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। तो जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि सर ने कुछ इम्पोर्टेंट बोल दिया है, तो आप जो है उसको बढ़िया से रजिस्टर में अपने लिख लें। ठीक है, पॉइंट बनाकर लिखें। पॉइंट से जो है बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। ठीक है, थ्योरी जो है मैं कुछ बोल रहा हूँ उस थ्योरी को आप लिख लें, क्योंकि मैं यहाँ इतनी सारी थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर किससे संबंधित बताया, ये ऐसे के ऐसे नोट कर लो। इससे ये हो जाएगा दोस्तों कि आपके ये दिमाग में ना, मस्तिष्क में आपके बैठ जाएंगे। तो बढ़िया से नोट्स बनाओ और बढ़िया ईयरफोन लगाकर बैठा करो। इससे क्या होगा, आप जो है पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ाई करोगे। अब ये क्या है, आपका बेसिक है, इसको आपको जानना जरूरी है। अब कृषि से संबंधित कुछ विज्ञान है, उनके बारे में हम आपको और बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ये है आपका सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, इसमें हम जो है फसलों से रिलेटेड सारा कार्यक्रम हम इसी में करते हैं, एग्रोनॉमी में। ठीक है दोस्तों। और फिर आता है हमारा पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो पोमोलॉजी में हम जो है फल विज्ञान का, पोमो से फल याद रखना, और पोमो से फल याद रखोगे तो ये हो जाएगा आपका फल विज्ञान, पोमोलॉजी, फल विज्ञान। और एक आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी है दोस्तों आपका कीट विज्ञान। कीट विज्ञान। ठीक है। और एक है दोस्तों आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में हम पौधों में लगने वाली सभी बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पैथोलॉजी, पैथोलॉजी है हमारा रोग विज्ञान। इसके अलावा हम पढ़ते हैं सोइल साइंस। ये जो चैप्टर्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, हम जो है पूरी तरीके से इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। आगे जो हमारा सिलेबस होगा उसमें हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो आप जो है इस चीज़ पे बढ़िया से फोकस करना। हर एक चीज़ हम अध्ययन करेंगे, सोइल साइंस भी हम पढ़ेंगे, और जो है सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। सोइल साइंस आपका मृदा विज्ञान। और टोपोग्राफी, टोपोग्राफी ये आपका भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। अब सिखाता हूँ आपको एक ट्रिक दोस्तों, और वो ट्रिक क्या है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एग्जामिनर आपने ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 2023 का 24 का ये जो है क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आप जो है उनको अध्ययन करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो ये अपना लैटिन भाषा का शब्द है। सोड कल्चर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम बात करें, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी आपका
लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है दोस्तों। और एग्रोनॉमी आपका किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका ग्रीक ग्रीक भाषा का शब्द है। एंटोमोलॉजी आपका, एंटोमोलॉजी भी लैटिन भाषा का शब्द है। पैथोलॉजी भी लैटिन भाषा का शब्द है। ओ सॉरी, ये आपकी ग्रीक भाषा के शब्द हैं, लैटिन के नहीं, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। पैथोलॉजी भी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। सोइल साइंस आपका लैटिन भाषा का शब्द है। अब ये जो है एग्जामिनर आपसे यही पूछता है कि बताइए एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन और ओलेरिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कई सारे शब्द हैं और वो अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। तो कैसे आप जो है बता पाओगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। तो ये तरीका सब जगह काम नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ में आपको जो है काम हो जाएगा। जहां भी आपको कल्चर दिखे आखिरी में, वो शब्द आपका दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है, वो शब्द आपका लैटिन भाषा से होगा। और जहां भी आपको नोमी और लॉजी दिखे, वो शब्द आपके जो है ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए, ग्रीक भाषा से। इसमें जो है एक अपवाद है, और अपवाद है आपका पोमोलॉजी। पोमोलॉजी अपवाद क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसमें लॉजी है, फिर भी ये अपना कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसमें जो पोमम है, पोमम, पोमम आपका लैटिन शब्द है और लॉजी जो है ग्रीक शब्द है। तो पोमम को ही हम जो है ज़्यादा मानते हैं, तो ये जो है सबसे ज़्यादा सही आपका लैटिन भाषा का रहेगा। और अगर लैटिन भाषा ना हो तो फिर ये ग्रीक शब्द रहेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर चेंज हो जाएगा। पोमोलॉजी में अगर आपको लैटिन भाषा दिख रहा है तो पहला प्रायोरिटी आपकी वही रहेगी कि हम जो है लैटिन को टच करें, और सेकंड रहेगा आपका ग्रीक। तो जो भी आपको ऑप्शन मिले उसके अनुसार आप जो है टिक करें, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमारा एक विस्तृत साइंस है और वो है आपका एग्रोनॉमी, ठीक है। तो हम जो है सबसे ज्यादा जिसमें अध्ययन करते हैं एग्रीकल्चर में, वो आपका एकमात्र टॉपिक है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी क्या होता है दोस्तों, तो एग्रोनॉमी जो है आपका ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है। और कौन से दो शब्दों से मिलकर बने हैं, वो दो शब्द इस प्रकार हैं। एक तो आपका एग्रोज है दोस्तों, एग्रोज, और एक है आपका नोमोज। एग्रोज और नोमोस से मिलकर ये बना है। एग्रोज का तात्पर्य क्या है दोस्तों, तो जो हमारा एग्रोज है उसका तात्पर्य है आपका फील्ड से, फील्ड अर्थात खेत से संबंध है। और नोमोस का तात्पर्य है आपका प्रबंधन से, नोमोस का तात्पर्य है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन, प्रबंधन से संबंधित है। तो एग्रोज का तात्पर्य हुआ फील्ड और नोमोस का तात्पर्य हुआ मैनेजमेंट। अर्थात फील्ड का जो मैनेजमेंट हम करते हैं वो किसके अंतर्गत हम करते हैं, एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। तो ये आपका जो है एग्रोनॉमी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसका शाब्दिक अर्थ हुआ फील्ड मैनेजमेंट। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ दोस्तों, फील्ड मैनेजमेंट हुआ। एग्रोनॉमी की जो विस्तृत जानकारी, जो अध्ययन हमारा किया था, वो थे हमारे एक वैज्ञानिक जेथरो टूल। और तो जेथरो टूल को हम कहते हैं फादर ऑफ एग्रोनॉमी। जेथरो टूल को कहा जाता है सस्य विज्ञान का पिता, सस्य विज्ञान का पिता इन्हें कहा जाता है, विज्ञान का पिता, फादर ऑफ एग्रोनॉमी किन्हें कहा जाता है, जेथरो टूल को। जो जेथरो टूल है दोस्तों, ये जो है आपके खरपतवार के पिता हैं, जो इन्होंने खरपतवार टर्म दिया था, तो इन्हें फादर ऑफ वीड साइंस भी कहा जाता है, खरपतवार विज्ञान के जनक कहा जाता है। और फादर ऑफ सस्य विज्ञान यानी फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी इन्हें हम लोग कहते हैं। एग्रोनॉमी क्या है दोस्तों, ये कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसलों तथा भूमि का वैज्ञानिक ढंग से कुछ इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं जिससे कि भूमि और श्रम पूंजी की प्रत्येक इकाई से अधिकतम लाभ कमाया जा सके। किस किस से दोस्तों, एक तो आपका फील्ड यानी कि आपका भूमि, फील्ड यानी भूमि, श्रम अर्थात लेबर, श्रम अर्थात लेबर,
और जो है आपका कैपिटल यानी पूंजी। तो इनका जो है हम सही इस्तेमाल करके अधिकतम लाभ ले सकें, उस चीज को हम क्या है एग्रोनॉमी में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार जो है आपको एग्रोनॉमी हम लोग समझना चाहिए। एग्रोनॉमी क्या है दोस्तों, कि एग्रोनॉमी कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसलों तथा भूमि का वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया जाता है जिससे भूमि यानी लैंड, श्रम अर्थात लेबर लेबर और आपका पूंजी अर्थात कैपिटल का प्रत्येक इकाई से अधिकतम लाभ कमाया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके हमें जो है लाभ कमाना है। भूमि का अच्छी प्रकार से प्रबंधन करके हमें लाभ कमाना है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पीटर डेक्रे सेंजी की। पीटर डेक्रे सेंजी जो है हमारे, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और इनको जो है हम पूर्व में फादर भी कहा जाता था इनको। तो पीटर, पहले लिखेंगे नाम, पीटर डी क्रेसेंजी, पीटर डेक्रे सेंजी, इस प्रकार आप जो है इनको नाम लिख लें। इनका सेंजी है दोस्तों ये। तो इनका जन्म जो है 1230 से और इनका मृत्यु जो है 1307 एडी में हुआ था। ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है, ये एकमात्र बहुत भयंकर साइंटिस्ट हैं जिनके कारण हम आज जो है एग्रीकल्चर को अच्छे से अध्ययन कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जो है अपने अनेकों लेखों संग्रह लिखे किस पर, एग्रीकल्चर पर। इनकी एक फेमस किताब है जो अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, उसका नाम है ओपिस ओपिस फ्यूरेलियम कामोधरम कामोदरम। ये एक फेमस बुक है और ये कई बार जो है एग्जामिनर पूछ लेता है कि पीटर डेक्रे सेंजी की कौन सी किताब है। ठीक है दोस्तों, और पूर्व में इनको जो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी भी बोला जाता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि जेथरो टूल को फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोला जाता है। जी हाँ, उनको भी बोला जाता है, वो हैं आपके आधुनिक जनक। दोनों का नाम एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपसे फादर ऑफ एग्रोनॉमी पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जेथरो टूल का नाम रखेंगे। अगर पीटर डेक्रे सेंजी का नाम लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आधुनिक शस्त्र विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तब आंसर हमारा जेथरो टूल होगा, क्योंकि जेथरो टूल जो है आधुनिक जगत में हमारे जो है एग्रीकल्चर को लेकर आए। लेकिन जो पीटर डेक्रे सेंजी थे वो काफी समय से जो है एग्रोनॉमी को, बहुत लंबे समय पहले, यानी बात चल रही है 1230 से 1307 एडी में, उस समय जो है हमें एग्रीकल्चर समझाने आए थे। तो इन्हें हम फादर ऑफ एग्रोनॉमी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनकी एक फेमस किताब है, फेमस किताब आपको याद रखना है, ओपस र्यूरेलियम कामोधरम। इससे पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा, वो है आपका बीसी और एक होता है आपका एडी। ठीक है दोस्तों, एडी और बीसी का क्या मतलब होता है, तो एडी बीसी हमारे ईसवी, जैसे हम कहते हैं कि इतने पुरानी डेट में, यानी 1800 बीसी और 1500 एडी, इस प्रकार से। जैसे अभी आपको मैंने एक सन बताया कि ये 1300 एडी तक, 1307 एडी तक क्या थे, जीवित थे। तो इन्होंने क्या क्या काम किया, पीटर डेक्रे सेंजी ने किताब लिखी उस समय। तो ये जो है एक सन को डिनोट कर रहा है। और ये इसको कैसे समझते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो बीसी होता है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, और इसका अर्थ होता है एन डोमिनी। क्या होती हैं ये दोनों चीजें, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो एक भगवान थे जो क्रिश्चियनों के भगवान थे, उनका नाम है आपका जीसस। तो जो जीसस का जन्म हुआ था, जीसस के जन्म से पहले जितने भी काम हुए उनको हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। यानी जीसस के जन्म से पहले जितने भी हमारे काम हुए एग्रीकल्चर में या किसी भी फील्ड में, तो उनको हम लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट।
और जीसस के जन्म के बाद जितने भी कार्य हुए हैं तो वो उन्हें लिखेंगे हम एने डोमिनी अर्थात एडी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केल है, उनके बर्थ डेट से पीछे जाओ तो बीसी लिखेंगे, आगे जाओ तो एडी लिखेंगे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हम बीसी और एडी क्यों लिखते हैं। तो बीसी हम तब लिखते हैं जब जीसस के जन्म से पहले की बात चल रही हो, और जीसस के जन्म के बाद की बात चल रही हो तब हम इसे एन डोमिनी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए, ये जनरल नॉलेज है, क्योंकि आप जो है अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पढ़ोगे तो आपको जो है ये सारी चीजें पता होना चाहिए, और हम भी जो है बहुत सारा हिस्ट्री पढ़ने वाले, तो ये चीजें तो आपके लिए नॉर्मल होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्रॉप के बारे में समझेंगे, क्रॉप क्या होती है। क्रॉप क्रॉप के बारे में लगभग आप सभी जानते होंगे। एक फील्ड हम लगाते हैं और उस फील्ड में जो उगता है, जो फील्ड में उगता है उसे हम कहते हैं दोस्तों क्रॉप। फील्ड में जो पौधे उगते हैं उसे हम क्रॉप कहते हैं। ये आपका खेत है, इस खेत में जो भी पौधे उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रॉप, या इन्हें बोलते हैं हम फसल। क्रॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं, फसल। फसल क्या होती है दोस्तों, क्या आप जानते हैं इससे पहले? नहीं जानते? तो आइए हम आपको बताते हैं क्या होती है फसल। तो जो फसल होती है दोस्तों वो क्या होती है, भूमि को विशेष प्रकार से तैयार कर उगाए जाने वाले पौधे। पहले हम जो है भूमि को तैयार करेंगे, भूमि को तैयार करके उगाए जाने वाले विशेष प्रकार के पौधे। विशेष प्रकार के पौधे क्यों बोला दोस्तों, विशेष प्रकार के पौधे इसलिए दोस्तों क्योंकि हम जो है इसमें खरपतवार तो नहीं उगाएंगे, हम उगाएंगे तो इसमें फसल ही ना। मतलब क्या उगाने वाले हो आप, क्या खरपतवार उगाओगे जिससे कुछ नहीं होता? नहीं, हम एक विशेष प्रकार के पौधे उगाएंगे। विशेष प्रकार में आपके हो सकता है कोई अनाज की फसल हो, कोई दाल की फसल हो, कोई तिलहनी फसल हो, कोई दलहनी फसल हो, कोई शुगर वाली फसल हो, या फिर कोई रेशे वाली फसल हो, या कोई अलग क्रॉप हम लोग ले रहे हैं। तो हम जो है एक विशेष प्रकार के पौधे को उगाएंगे। ठीक है, और ऐसे पौधों का समूह, ये देखिए दोस्तों ये विशेष प्रकार के पौधे हैं और इनका ये ग्रुप क्या कहलाएगा दोस्तों, इनका ग्रुप कहलाएगा आपका क्रॉप। क्या कहलाएगा, क्रॉप। तो आगे आपको समझ में, भूमि को अच्छी तरह से तैयार करके उगाए जाने वाले विशेष प्रकार के पौधे एवं उनके समूह को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्रॉप, या इन्हें कहा जाता है फसल। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये समझ आ गया होगा कि क्रॉप या फसल किसे कहा जाता है। तो ये आपका जो है क्रॉप की एक डेफिनेशन है। आप चाहो तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, क्योंकि लिखने में अगर मैंने टाइम दिया तो ये लेक्चर आपका 1 से 2 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी ये लेक्चर बड़ा होने वाला है, और अगर मैं और ज़्यादा लिखने लगा तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। मैं चाहता तो आपको पीपीटी से भी पढ़ा देता, लेकिन दोस्तों पीपीटी में क्या होता है कि कंटेंट को इंग्लिश में रखना पड़ता है, क्योंकि उसके लिए फिर एक टाइपिंग मास्टर चाहिए, और अभी मेरे उतने फॉलोअर सब्सक्राइबर है नहीं है कि मैं इतना इन्वेस्ट करूं। जब मेरे पास फॉलोअर्स हो जाएंगे, आप जैसे लोग जब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे, तब जो है मैं आपके लिए वो फैसिलिटी भी लेकर आऊँगा। तो अभी जो है मैं ये कंटेंट आपको जो दे रहा हूँ ये एक प्रकार से प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों। आपको जो है और यूट्यूब पर कहीं भी इस प्रकार का कंटेंट नहीं मिलेगा। आप लोगों ने इस चीज़ को तो देख ही लिया होगा। ये जो है प्रीमियम कंटेंट है दोस्तों। मैं किसी भी प्रकार की कोचिंग का प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको जो है फ्री में सारा एग्रीकल्चर मटेरियल यहाँ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बस जुड़े रहना है मेरे साथ कंटिन्यू, और हम जो है पूरा एग्रीकल्चर आपका कवर करेंगे। और जैसा कि आज आज हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर कवर करेंगे, सोइल साइंस कवर करेंगे, तो सब मैं आपको लेकर आऊँगा यहाँ। बस आपको करना क्या है, जुड़े रहना है मेरे साथ। ठीक है दोस्तों, अब जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स करेंगे, क्रॉप को क्लासिफाइड करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण, वर्गीकृत किया जाता है, किसी चीज को विशेष आधार पर बांटा जाता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन एक प्रकार की श्रेणी है दोस्तों। ये आपने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में जब आप क्लास में जाते हो तो आपके सेक्शंस होते हैं। एक होता है ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन।
तो वो सेक्शन कैसे डिवाइड किए जाते हैं, वो सेक्शन डिवाइड किए जाते हैं बेस्ड ऑन दी इंटेलिजेंसी। मतलब सेक्शन ए में आपके ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बी में आपके कम इंटेलिजेंट हैं, सी में उससे कम इंटेलिजेंट है, और डी में आपके बैक वेंचर है। और बैक वेंचर ही जो है बड़े बड़े काम करते हैं, और कुछ बैक वेंचर्स तो इतना बड़ा काम करते हैं कि वो पीएटी में भी टॉप कर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप बैक वेंचर हैं तो याद रखें आप टॉपर हैं दोस्तों। तो ये सारी चीजें होती हैं, इस प्रकार जो है उनको क्लासिफाइड किया गया, उन बच्चों को जो है क्लासिफाइड कर दिया गया कि आपको जो है इसमें आपको टॉपर मिलेंगे, इसमें आपको थोड़े से टॉपर मिलेंगे, इसमें बीकर मिलेंगे, और इसमें जो है महान मूर्तियां मिलेंगी। तो इस प्रकार अगर हम फसलों को वर्गीकृत करें तो किस प्रकार हम उनको वर्गीकृत करेंगे वो जरा समझिए आप। फसलों को 3 प्रकार ऋतुओं के आधार पर हमने वर्गीकृत किया है, ऋतुओं के आधार पर उन्हें 3 प्रकार से हमने बांटा है। कैसे कैसे 3 प्रकार होते हैं वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। पहला आपका प्रकार है दोस्तों ऋतुओं के आधार पर, यहाँ एक हेडिंग जरूर बना लेना, ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर या बेस्ड ऑन सीजन, सीजन के आधार पर। तो पहला है आपका खरीफ, खरीफ सीजन में आते हैं। और दूसरा है आपका रवि, रवि, ठीक है, रवि ऐसे लिख सकते हो या फिर आप तो हिंदी में लिख लेना रवि। ये रवि सही नहीं है, रवि दूसरी तरीके से लिखते हैं, मैं बता देता हूँ, ऐसे लिखना रवि, ठीक है। और तीसरा है आपका जायद, जायद, जायद। तो इनको जो है सीजन के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, खरीफ, रबी और जायद। अब सर इनको 3 भागों में बांटने की क्या जरूरत पड़ी, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो खरीफ ऋतु होती है दोस्तों, ये आती है अपनी बरसात में, जब आपकी भयंकर बारिश होती है तब हम धान लेते हैं। तो आपको पता होगा कि बरसात के समय हम जो है बरसात की क्रॉप लेते हैं, ठीक है। तो ये उस समय ली जाती है जब बारिश हो रही होती है, बारिश शुरू हो जाती है आपकी, उस समय ये फसलें ली जाती हैं। तो ये कौन सा सीजन हो गया, बरसात वाला सीजन, खरीफ। रबी, रबी आपको पता है दोस्तों कि सूर्य को रबी कहा जाता है, सूर्य को रबी कहा जाता है, और सूरज की सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ती है ठंडों में। तो ये आपके ठंड वाली क्रॉप है, ठंडी क्रॉप्स हैं। जायद जो है दोस्तों, ये इन दोनों ही सीजन के बीच वाला हिस्सा है, यानी जब भयंकर गर्मी पड़ती है, तो गर्मी जब पड़ती है तो उस समय हम जो है जायद की फसलें लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बरसात में आपका खरीफ, ठंडों में आपका रबी, और जायद में आप जो आपका गर्मी वाला सीजन है उसमें हम जायद की फसलें लेते हैं। अब आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी ये होगी कि आपको खरीफ की क्रॉप याद करनी पड़ेगी, रबी की क्रॉप याद करनी पड़ेगी, और जायद की क्रॉप याद करनी पड़ेगी। तो ये तो आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्यों करना पड़ेगा, उसका मेन कारण ये है कि अगर आप इन क्रॉप्स को याद नहीं करोगे तो जब वह एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि आगे चल के कई सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं पर बेस्ड होने वाले हैं, तो आपको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इन क्रॉप्स को याद करना पड़ेगा, इनका टेम्परेचर आपको याद करना पड़ेगा, कितने टेम्परेचर पर ये उगती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो खरीफ की क्रॉप्स होती है, इनको हम 15 जून से 15 जुलाई तक इनकी सोइंग कर देते हैं। 15 जून से 15 जून से 15 जुलाई तक इनकी जो है हम क्या कर देते हैं, सोइंग कर देते हैं दोस्तों। और इनके अंकुरण के लिए यानी इनके जर्मिनेशन के लिए हमें जो है 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 25 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस लिए, तो इनकी जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन क्या होता है दोस्तों, तो जर्मिनेशन ऐसे समझिए कि कोई सीड है, इस सीड को हमने मिट्टी में डाल दिया, ठीक है, ऊपर से जो है पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जो इसमें पहला फुटान आता है, जो पहला रेडिकल बाहर आता है, वो रेडिकल ही आपका जर्मिनेशन कहलाता है। तो जो पहली एक जड़ नुमा बाहर आती है उसको हम रेडिकल कहते हैं, और यही रेडिकल बाद में जो है ऊपरी हिस्सा बनाता है, यानी शीर्ष पर शीर्ष तैयार करता है। पौधे का मुख्य भाग जो होता है तना, वो जो है तना आपका स्टेम, ये सब चीजें जो है रेडिकल से तैयार होती हैं। तो इन चीजों को कौन बनाता है आपका दोस्तों, ये बनाता है आपका रेडिकल। और ये कैसे, जर्मिनेशन से बनता है, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ मिटा दो। ठीक है, तो इसको जर्मिनेट करने के लिए एक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और वो टेम्परेचर है आपका 25 से
25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको दोस्तों याद रखना है अच्छे से। कौन सी जलवायु इसके लिए आवश्यक होती, तो इसके लिए नर्म, नम और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। नम और गर्म जलवायु, जलवायु, ठीक है, नम एवं गर्म जलवायु, जलवायु को बोला जाता है क्लाइमेट। अब इसके जो है कुछ एग्जाम्पल आपको लिखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं दोस्तों, तो एग्जाम्पल होंगे आपके क्रॉप्स। कौन कौन सी क्रॉप्स इसके अंतर आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, तो लिखिए दोस्तों, और आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है। इसमें आता है सोयाबीन, सोयाबीन, कपास यानी कॉटन, और कैजनस, कैजनस यानी अरहर। कॉटन यानी कपास होता है दोस्तों, सोयाबीन यानी सोयाबीन ही होता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, मक्का को मेज बोलते हैं दोस्तों, मेज, धान, धान यानी आपका पैडी, पैडी बोला जाता है, धान को बोलते हैं पैडी, किसी को राइस भी बोलते हैं दोस्तों, और मूंगफली को बोलते हैं ग्राउंडनट, ग्राउंडनट, मूंग, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, लोबिया, लोबिया को काउपी बोला जाता है, इसे वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। एक बार पीएटी में पूछा गया है, क्या बोला जाता है दोस्तों, वेजिटेबल मीट, वेजिटेबल मीट इसे कहा गया, एक बार पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। ढैंचा और आपका सनई, सनई इसको सनहेम के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो है याद रखना है, इनके मैं एक बार हिंदी में नाम बता देता हूँ। सोयाबीन को आपका सोयाबीन बोलते हैं, कॉटन को आपका कपास बोलते हैं, कैजनस आपका अरहर है, ज्वार को जो है हिंदी में ज्वार बोलते हैं, और इंग्लिश में जो है इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं, बाजरा को बारले, मक्का को मेज, पैडी को आपका धान या राइस, ग्राउंड नट आपका मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, ग्वार, लोबिया, ढैंचा, ढैंचा एक क्रॉप है, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है आपका, सनई यानी सनहेम, और इसको वेजिटेबल मीट कहा जाता है, ठीक है, वेजिटेबल मीट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वनस्पतिक मांस कहा जाता है लोबिया को। और ये क्वेश्चन एक बार पीएटी में पूछा गया है दोस्तों, तो आपको ये मार्क कर लेना है, ठीक है। सोयाबीन, कपास, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, मूंग, उड़द, ठीक है, तिल, ग्वार, लोबिया, ढैंचा, सनई, ये सब आपको जो है कंठस्थ याद होना चाहिए, और ये सारी क्रॉप आपकी खरीफ के लिए हैं। अब लिखेंगे हम रबी की क्रॉप, ठीक है दोस्तों, रबी की क्रॉप, ये आप जो है नोट कर लें बढ़िया से, और पॉज करके आप जो है वीडियो पॉज करके लिख लेना, तो आपको जो है ये लंबे समय तक दिखेगा। चलते हैं आगे। अब लिखेंगे हम जो रबी की क्रॉप है उनके बारे में। रबी, रबी जो है ठंडी ऋतुओं के लिए आपकी जो फसलें होती हैं उसमें जो है इसमें लगाई जाती हैं। इन फसलों की आपकी बुआई होती है दोस्तों अक्टूबर से नवंबर माह में किया जाता है। कब किया जाता है, अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और इनके लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होता है, तो इनके लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये टेम्परेचर, ये दो चीज तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये तो आपसे पूछ ही जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है, एक तो आपसे कब ये लगाई जाती है, और इनके लिए क्या टेम्परेचर होता है, ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है, और इससे जो है आपके कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। और ये सब धीरे धीरे कंटिन्यू में रखो, और धीरे धीरे आप जो है इन क्रॉप्स को भी याद करने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो है एग्जाम्पल होंगे आपके, एक तो इसमें मेन फसल होती है भीट, जिसे बोला जाता है गेहूं, भीट हो गया आपका, जौ हो गया, जौ, चना यानी पी,
ठीक है दोस्तों। और आपका सरसों और बीन्स, कई सारे बीन्स इसमें आते हैं। रिजका, रिजका जो है आपका एक एक प्रकार की घास वाली फसल है जो चारे के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसूर, मसूर, आलू, पोटैटो, ठीक है, लाही, जई, जई, अलसी और गन्ना। गन्ना को शुगर केन बोला जाता है, तंबाकू को टोबैको बोला जाता है, तंबाकू। ये आपकी जो है खरीफ रबी की फसलें हैं। गेहूं है आपका, जौ है, पी है, सरसों, पी आपका जो है चना, और ये फसलें आ जाती हैं। बीन्स में आपके मटर वगैरह आ जाती हैं। ये सरसों हो गया आपका, रिजका, मसूर, ये एक दलहनी क्रॉप है। पोटैटो, लाही, जई, अलसी, गन्ना और तंबाकू। ठीक है दोस्तों, तो ये रबी की क्रॉप्स आपको याद रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जायद की फसलें। जायद के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके लिए अधिकतम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों। जायद, इंग्लिश में भी इन्हें जायद बोला जाता है। तो इनके लिए जो है दोस्तों आपका, इनकी बुआई जो है हम करेंगे मार्च से अप्रैल में। मार्च से अप्रैल में हम इनकी बुआई करेंगे। और कब से कब तक जो है मेन जो है 1 से 30 अप्रैल तक हम जो है बुआई का काम जो है कर लेंगे पूरी तरीके से। 1 से 30 अप्रैल तक हम जो है सारा बुआई का काम कर लेंगे। इसके बाद जो है इनको टेम्परेचर कितना लगता है, तो इनको टेम्परेचर लगेगा आपको 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा। और कैसी फसल, कैसी जलवायु इनको आवश्यकता होती है, गर्म एवं लू सहन करने वाली फसलें, गर्म एवं गर्म हवा और लू सहन करने वाली फसलें इसमें ली जाती हैं। कौन सी फसलें होती हैं, तो उनके उदाहरण है मूंग, उड़द, ज्वार, चरी, ज्वार चरी, मक्का चरी, मक्का चरी और कद्दू वर्गीय सारी फसलें, कद्दू वर्गीय फसलें एवं सूरजमुखी, सूरजमुखी, ये जो है इनकी कुछ प्रमुख फसलें हैं दोस्तों जो हम जायद में लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने मूंग उड़द को तो खरीफ में बताया था, फिर आप इनको इधर रख रहे हो, ज्वार को भी आपने उधर बताया, मक्का को भी उधर बताया। दोस्तों मूंग उड़द ज्वार चरी ये ऐसी फसलें हैं जिनको तीनों ऋतुओं में लगाया जा सकता है। केवल एक कद्दू वर्गीय ऐसी फसल है जो इसको जायद में ही लगाया जा सकता है, सूरजमुखी को जायद में ही लगाया जा सकता है। बाकी मूंग उड़द ज्वार चरी मक्का चरी इनको जो है हम वैरायटी के आधार पर तीनों ऋतुओं में लगा सकते हैं। मक्का और सूरजमुखी एकमात्र ऐसी फसलें हैं जिनको सबसे ज्यादा तीनों ऋतुओं में लगाया जाता है। तीनों ऋतुओं में सबसे ज्यादा जो फसलें लगाई जा सकती हैं वो है आपकी मक्का और सूरजमुखी। मक्का और सूरजमुखी को तो हम तीनों ही ऋतुओं में लगा सकते हैं, लेकिन मूंग उड़द को हम जो है जायद में और खरीफ में ले सकते हैं। हमारे देश में उत्पादन एवं क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से जो है खरीफ की फसलों का प्रथम स्थान आता है। खरीफ फसलें जो है प्रथम स्थान पर आती हैं, खरीफ फसलें प्रथम स्थान पर आती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जरा सोचिए, खरीफ की फसलें प्रथम स्थान पर क्यों आती हैं, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्तों। तो खरीफ में जो है एक तो हमें वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, और इसके लिए जो है कुछ सीमांत जो हमारे मार्जिनल फार्मर होते हैं, मार्जिनल फार्मर जिनके पास कम जमीन होती है वो भी खरीफ की क्रॉप लेते हैं। इसमें जो है ज़्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ती है। जैसे हम सोयाबीन लेते हैं तो सोयाबीन को ऐसे ही डाल देते हैं, ज़्यादा किसान को लोड नहीं रहता है, सोयाबीन का ऐसे ही डाल के छोड़ देता है। पानी की कोई कमी नहीं रहती है क्योंकि बरसात हो जाती है दोस्तों। इसीलिए जो है मार्जिनल फार्मर यानी जो सीमांत किसान होते हैं जो एक बार फसल लेते हैं तो वो खरीफ में लेते हैं। इसीलिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किस क्रॉप का है, तो वो आपका खरीफ क्रॉप का है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी सीजन आपका कंप्लीट हो गया, मतलब ऋतुओं के आधार पर आपका क्लासिफिकेशन हो गया।
इसमें हमने तीन जो है तीन प्रकार पढ़े, खरीफ पढ़ा, रबी पढ़ा और जायद पढ़ा। ठीक है दोस्तों, खरीफ में आपको मैंने बताया 15 जून से 15 जुलाई तक इनका जो है हम क्या करते हैं, बुआई करते हैं, ये इनके बुआई का समय है। और आपका 25 से 35 दिन आपका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड आपको जर्मिनेशन के लिए लगेगा। नम और गर्म जलवायु क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। इसमें जो फसलें लेते हैं वो आपका सोयाबीन है, कॉटन है और कैजेनस यानी अरहर है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, पैडी है, ग्राउंडनट है, मूंग है, उड़द है, तिल है, ग्वार है, लोबिया यानी काउपी, ढैंचा और सनई। इसके अलावा वेजिटेबल मीट्स, ये मैंने आपको बताया लोबिया के बारे में। फिर हमने रबी क्रॉप पढ़ी और हमने रबी क्रॉप के बारे में जाना कि इसे हम जो है अक्टूबर नवंबर में लेते हैं और इसको जो है आवश्यक टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड लगेगा। और इनमें जो फसलें ली जाती हैं वो आपका गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, मटर है, रिजका एक ऐसी फसल है जो चारे के लिए लगाई जाती है। बरसीम और रिजका का कॉम्बिनेशन होता है। मसूर ये आपकी दलहनी फसल है। पटेटो आपका आलू। लाही, लाही एक प्रकार की क्रॉप है जिसे पहले हम इस्तेमाल करते थे, अब जो है यूज़ नहीं किया जाता। जई भी हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं। अलसी का तेल बनाया जाता है। गन्ने से शक्कर प्राप्त की जाती है। तंबाकू लोग बाग खाते हैं जो जानवर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तंबाकू जो है आपका स्टिमुलेटिंग क्रॉप होती हैं। क्या होती हैं स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, आगे हम समझेंगे। ठीक है, अभी हम जो है ऋतुओं के आधार पर पढ़ रहे हैं। फिर हम पढ़ रहे थे जायद क्रॉप। जायद क्रॉप आपकी मार्च से अप्रैल में ली जाती है। कब तक? 1 से 30 अप्रैल तक इसकी बुआई कर दी जाती है। 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की इसको आवश्यकता होती है। गर्म हवा और लू सहन करने वाली फसलें होती हैं। इसमें आती है आपकी मूंग, उड़द, ज्वार चरी, मक्का चरी और कद्दू वर्गीय यानी कुकुरबिटेसी फैमिली इसमें आती है। सूरजमुखी जिसको सनफ्लावर कहा जाता है ये, और एक मक्का, ऐसी फसलें जिसको तीनों ऋतुओं में लिया जा सकता है। बाकी उड़द, मूंग, ज्वार चरी, मक्का चरी, इनको जो है हम दो ऋतुओं में ले सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे देश में जो है खरीफ फसलों का उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर आता है। क्यों आता है? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, मार्जिनल फार्मर भी इसको ले लेते हैं। अब बाकी रबी की फसलों को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि फसलें जो है पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है और कई जगह सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, वो बेचारे ड्राई लैंड फार्मिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार खरीफ जो है उनके लिए उत्तम माना जाता है। अब अगला वर्गीकरण है हमारा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार बांटा गया है तो वो भी हम समझते हैं। अगला क्लासिफिकेशन है हमारा इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। तो आप हेडिंग बना लें, आर्थिक वर्गीकरण। आर्थिक वर्गीकरण किस प्रकार इसको बांटा गया है? आर्थिक वर्गीकरण, इंग्लिश में लिखने इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन। इस आधार पर जो है दोस्तों हमने कैसे बांटा है, कुछ जो है अनाज वाली फसलें हैं तो हम जो है अनाज वाली फसलों से अनाज प्राप्त करते हैं तो वो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट है। कुछ आपकी दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों से हम दाल प्राप्त करते हैं तो दाल हमारा इकोनॉमिक पार्ट है। तिलहनी फसलों से हम तेल प्राप्त करते हैं और शर्करा वाली फसलों से हम शक्कर प्राप्त करते हैं, इन्हें शुगर क्रॉप्स कहा जाता है। इस प्रकार जो है इनको डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन जो उनसे प्राप्त होता है वो हमारा इकोनॉमिक पार्ट है, यानी हमें उससे आर्थिक लाभ मिलेगा तो उसके आधार पर हमने विभाजित कर दिया। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है आपका अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों को कहा जाता है सीरियल क्रॉप्स। अनाज वाली फसलों को कहा जाता है सीरियल क्रॉप। सीरियल क्रॉप कहा जाता है। और ये जो आपकी सीरियल क्रॉप्स हैं इसमें हम जो है दो प्रकार के फसलों को देखेंगे। एक तो आपकी सकरी पत्ती वाले, एक चौड़ी पत्ती वाले, इनको जो है आगे और भी क्लासिफाइड किया गया है तो उसके आधार पर हम देखेंगे। तो जो अनाज वाली फसलें होती हैं दोस्तों, अनाज वाली फसलें कैसी होती हैं, ये मोनोकॉट होती हैं। मोनोकॉट होती हैं। मोनोकॉट क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। मोनोकोट होती हैं। साथ में दोस्तों इनमें क्या होती हैं, बालियां होती हैं यानी स्पाइक्स होती हैं, इनमें स्पाइक्स होती हैं और इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। और इनकी पत्तियां जो है सक्रिय होती हैं। सक्रिय पत्ती, सक्रिय पत्ती होती है दोस्तों इनकी। और इनकी उथली जड़ होती है।
उथली जड़ें होती हैं। ये पहचान है सिरल्स की, यानी अनाज वाली फसलों की पहचान है। मोनोकोट यानी दोस्तों ये एक बीज पत्री होते हैं, एक बीज पत्री होते हैं। कैसे एक बीज पत्री होते हैं दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं कि जो गेहूं का दाना होता है कुछ इस प्रकार होता है। तो गेहूं के दाने जो है दो पार्ट में जो है अलग अलग नहीं होते हैं। वहीं अगर दाल को जो है, दाल में इस प्रकार के दोनों दाने जो है अलग अलग हो जाते हैं। जब दाल हम बनाते हैं तो एक दाना अलग और एक दाना अलग, एक ही दाने से दो पार्ट निकलते हैं। तो उन दोनों पार्ट्स को अलग अलग होना ही क्या कहलाता है, उसका डाइकोट कहलाता है। वो द्विबीजपत्री हो जाते हैं। और गेहूं हमारा सिंगल होता है, इसको फोड़ लो चाहे कुछ भी कर लो, ये बीज से कट कर अलग नहीं होगा, मतलब ये दो भागों में विभाजित नहीं होगा। जब कोई चीज दो भागों में विभाजित नहीं होती है तो उसको जो है एक बीज पत्री या इंग्लिश में मोनोकोट कहा जाता है। वहीं हमारी जो दलहनी क्रॉप्स होती है उनको जब फोड़ते हैं तो वो दो अलग भागों में विभाजित हो जाती है, इसलिए उनको कहा जाता है डाइकोट्स। डाइकोट्स यानी कि द्विबीजपत्री। ठीक है दोस्तों, स्पाइक यानी इनमें बालियां होती हैं। आपने देखा होगा अनाज वाली फसलों को, गेहूं में बालियां लगती हैं, धान में बालियां लगती हैं, ज्वार में बालियां लगती हैं, मक्का में भी लगती है, इस प्रकार। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट हमें प्रदान करते हैं, यानी कि ये किसी भी प्रकार का प्रोटीन हमें प्रदान नहीं कराते। क्या कराते? कार्बोहाइड्रेट। इसलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, देन जो है उससे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। फिर जो है ये सकरी पत्ती के होते हैं। आपने जो देखा होगा कि जितने भी सिरल्स हैं, हमारे गेहूं की पत्ती सकरी होती है, धान की पत्ती सक्रिय होती है, बाजरा की पत्ती सक्रिय होती है, इनकी जड़ें बहुत उथली होती हैं, आसानी से ये उखड़ जाते हैं। तो ये हमारी सिरल क्रॉप है। और सिरल क्रॉप्स के मैंने आपको उदाहरण लिख देता हूँ। इसमें आपका आएगा गेहूं, गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। इतने उदाहरण जो है आपके लिए काफी होंगे। फिर दूसरा है हमारा पल्स क्रॉप। पल्स क्रॉप को इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे दलहनी क्रॉप्स, दलहनी फसलें। तो हिंदी में जो है आप हिंदी में पॉइंट बना लें, पल्स क्रॉप को दलहनी फसल बोला जाएगा। और ये होती है आपकी डाइकोट। डाइकोट क्या होता है मैंने आपको समझा दिया दोस्तों, डाइकोट। और इनमें जो है बालियां आपकी नहीं होती हैं, बालियां नहीं होती, इनमें होती हैं दोस्तों फलियां। इनमें क्या होती हैं? फलियां। फलियां जिन्हें इंग्लिश में आप बीन्स कह सकते हैं, बीन्स। तो इनमें क्या होती है दोस्तों? फलियां होती हैं, आपकी बालियां नहीं होती हैं। और ये आपके डाइकोट्स होते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री होते हैं। इनमें जो है प्रोटीन उपस्थित होता है। दालों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन होता है। और इनमें जो है चौड़ी पत्ती होती है, चौड़ी पत्ती होती है। इनकी जड़ें जो है गहरी जड़ें होती हैं। कैसी जड़ें होती हैं? गहरी जड़ें होती हैं। गहरी जड़ आपको देखने को मिलेगी। और इनके जो है कुछ एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को आप लिख लें। तो दालों के एग्जाम्पल तो ज़्यादातर आप लोग समझते ही हैं, फिर भी जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो इसमें आपका मूंग, उड़द और लोबिया, मसूर, अरहर, तिवड़ा, जिसे लिथायरस बोलते हैं, ये सब इसमें हमारे आते हैं। आगे हम बात करते हैं तिलहनी फसलों के बारे में। तिलहनी फसलें जिनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है उन्हें तिलहनी फसलें, और इनको इंग्लिश में जो है हम बोलेंगे ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप, इनसे हमें किसकी प्राप्ति होती है दोस्तों? तो इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है और इनको हम बोलते हैं ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड से हमें तेल की प्राप्ति होती है। और इसके जो है एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो इसमें आता है आपका मूंगफली, मूंगफली आता है, सोयाबीन आता है, सोयाबीन, मूंगफली, और आपका सरसों, अरंडी, और आता है आपका तिल। इसके अलावा आपका आता है सूरजमुखी, सूरजमुखी, साथ में आपका आता है कुसुम। ये आपकी तिलहनी फसलें हैं दोस्तों। तिलहनी फसलों में हम अगर सोयाबीन की बात करें दोस्तों, तो जो आपका सोयाबीन है इसमें 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है।
इसमें 20% आपका क्या होता है, तेल, और 40% आपका प्रोटीन होता है। और ये पूछा गया है आपके पीएटी में, तो इसको याद रखें। 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है। तो सर अगर इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन है तो इसको दलहन में क्यों नहीं रखा? तो इसको जो है दोनों में रखा है, दलहन और तिलहन, दोनों दोनों ही प्रकार से हम जो है इसको क्या बोल सकते हैं कि ये दलहन भी है और तिलहन भी है। और इसमें इतना जो है कंटेंट प्रोटीन का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बंडर क्रॉप। बंडर क्रॉप, और बंडर क्रॉप का मतलब हुआ जादुई फसल। क्या बोला गया इसे? जादुई फसल। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोला गया आपका जादुई फसल, या बोलते हैं इसको बंडर क्रॉप। सोयाबीन में जो है एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है जब हम सोयाबीन को गला लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई सारी दालों की सब्जी बन जाती है, इवन हम मूंगफली को भी सब्जी में डाल देते हैं, लेकिन हम सोयाबीन की सब्जी नहीं बना पाते। उसका कारण है कि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, लाइपोक्सीडेज। लाइपोक्सीडेज लाइपोक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है। इसके कारण इसमें जो है विशेष गंध आती है, दुर्गंध आती है, और हम जो है इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसकी सब्जी हम लोग नहीं बना पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सोयाबीन हो गया। और इससे पहले मैं आपको बता दूं गेहूं को जो है, गेहूं को अनाज का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ सीरियल्स कहा जाता है गेहूं को, किंग ऑफ सीरियल्स कहते हैं गेहूं को। और जो हमारी मक्का होती है दोस्तों, इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स कहा जाता है। और इधर मूंग, उड़द, लोबिया, मसूर, अरहर, तिवड़ा, ये आपका हो गया। और किंग ऑफ पल्सेस आपका चना है दोस्तों। चना को, यहाँ हम चना यानी राजा को तो भूल ही गए, चना जिसे किंग ऑफ पल्सेस कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस, इसको हम लोग किंग ऑफ पल्सेस कहा जाता है। जब किंग ऑफ पल्सेस हो सकता है तो क्वीन भी तो होगी, तो वो है आपका मटर। मटर कौन है? आपकी क्वीन है। किसकी? पल्सेस की क्वीन है। तो ये किंग ऑफ और क्वींस ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जो है पता होना चाहिए। और मूंगफली को जो है तिलहन का राजा कहा जाता है, क्योंकि मूंगफली से बहुत सारा तेल प्राप्त होता है, इसलिए इसे तिलहन का राजा कहते हैं, का राजा। और रानी जो है तिल को बोला जाता है, तिल को रानी कहा जाता है। ये जो है एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप जो है इनको लिख लें अच्छे से। ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो है काम आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑयल सीड के बाद जो है हम पढ़ेंगे शर्करा वाली फसलें यानी शुगर क्रॉप्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे शुगर क्रॉप्स। शुगर क्रॉप से हमें जो है शक्कर की प्राप्ति होगी दोस्तों। शुगर क्रॉप्स ऐसी फसलें जिनसे हमें जो है शक्कर यानी शर्करा की प्राप्ति होती है, शर्करा की प्राप्ति जिनसे होती है उन्हें हम शुगर क्रॉप का कहते हैं। और इसके जो है आपके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? तो इसमें आपका गन्ना है, गन्ना, चुकंदर, गन्ना, चुकंदर, ज्वार, और आपका शुगर पॉम, शुगर पॉम, ये सारी चीजें आपके इसके अंतर्गत आती हैं शुगर क्रॉप के। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशे वाली फसलें, या जैसे बोलेंगे हम फाइबर क्रॉप्स। क्या बोलेंगे दोस्तों? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स क्या होती हैं दोस्तों? इनसे हमें फाइबर प्राप्त होता है या रेशा प्राप्त होता है। और रेशा क्या होता है? तो आपने जो है जूट के बैग देखे होंगे जो गेहूं को भंडारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो फाइबर क्रॉप से प्राप्त होता है। इन्हें रेशे वाली फसलें कहा जाता है। इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, और रेशे का इस्तेमाल हम जो है किसमें? बैग बनाने में। जूट के बैग बनाते हैं, जूट के बैग बनते हैं। और आपके जो है कई प्रकार के जो है डलिया, ये सारी सामग्री इससे बनाई जाती हैं। तो इन फसलों से क्या होता है? रेशा प्राप्त होता है। और इनके जो है आपको उदाहरण मैं बताता हूँ। तो इसका उदाहरण है आपका एक तो कपास, कपास, और जूट, जूट, कपास, जूट, अलसी,
इसके अलावा जो है आपको सनई, पटसन, ढैंचा, सनई, पटसन और ढैंचा, ये क्या है दोस्तों, आपकी रेसे वाली फसलें हैं और इनसे हमें रेसा प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल हम बैग बनाने में करते हैं। और बैग कौन सा, जिसको बोरी कहते हैं, आपको देसी भाषा में बता देता हूँ, बोरी। बैग वैग तो आप लोग भूल जाओगे, तो बोरी से याद रखना। बोरी बनती है आपकी जूट की, तो जो जूट होता है उससे आपकी क्या बनती है, बोरी बनाई जाती है। और वो बोरी किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका गेहूं भरने के लिए। जो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं उनमें हम गेहूं भरते हैं, तो किससे भरते हैं हम, वो जो जूट के बैग में होता है उसमें भरते हैं। अब जो आपका कपास होता है, इसका जो रेशा होता है उसको लिंट कहा जाता है दोस्तों। और जो जूट का रेशा होता है उसको कहा जाता है बॉस्ट, उसको कहा जाता है वास्ट। और आपका जो अलसी का रेशा होता है उसको फ्लेक्स कहा जाता है, फ्लेक्स। और जो पटसन का रेशा होता है दोस्तों, उसके रेशे को कहा जाता है मेस्टा। तो कभी कभी जो है वो सीधा इनके नाम लिख देता है, लिंट किसे कहा जाता है और वास्ट किसे कहा जाता है। वास्ट जो है इस प्रकार वास्ट लिखना, वास्ट, ये तो अलग वास्ट हो जाएगा। तो वास्ट किसे कहा जाता है, फ्लेक्स किसे कहा जाता है, मेस्टा किसे कहा जाता है, तो सीधा सा कपास के रेशे को लिंट कहेंगे, जूट के रेशे को वास्ट कहेंगे, अलसी के रेशे को फ्लेक्स कहेंगे और पटसन के रेशे को हम क्या कहेंगे, मेस्टा कहेंगे। इस प्रकार जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये फाइबर वाली क्रॉप्स हैं और इनमें से लिंट किसे कहा जाता है, वास्ट, या फिर वो जोड़ी मिलाओ करके एक ऑप्शन दे देगा कि जोड़ी मिलाइए, और ऑप्शन में उसने कपास दे दिया, अलसी दे दिया, पटसन दे दिया और उनके सामने इस प्रकार के लिंट, बास्ट, फ्लेक्स और मेस्टा दे दिया, तो आपको जो है उनके नंबर काउंटिंग करना है और जोड़ी मिलाना है। इस प्रकार आपको जो है ये समझ आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे, तो कपास के बीज से और जूट के तने से हमें रेशा प्राप्त होता है। कपास के हमें बीज से रेशा प्राप्त होता है। जो कपास है वो कहाँ से रेशा देता है, तो बीज से देता है। आपने कपास देखा ही होगा, जो बीज होता है उसमें जो है आपका रेशा लगा होता है, कपास के बीज में रेशा होता है। और जूट का जो तना होता है उसको जो है छील कर, इसका तना है, तने से जो है छाल उतार कर उसे सुखाया जाता है, ठीक है। और उसे सुखाकर जो है रस्सियां बनाई जाती हैं, इसके अलावा बैग बनाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया बोरी। ढैंचा जो है, इसकी जो है दोनों भागों से, आपके जड़ों से, तनों से क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपके जो है एक्स्ट्रा पॉइंट है। इसके बाद बात करेंगे चारे वाली फसलों की। तो चारे वाली फसलें कैसी होती हैं, जिनसे हमें चारा प्राप्त हो। तो चारे वाली फसलों को बोला जाता है फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप्स, फॉडर क्रॉप्स, ठीक है, चारा वाली फसलें। तो जो चारा वाली फसलें होती हैं दोस्तों, इनसे सीधा सीधा हम लिख लेते हैं इनके एग्जाम्पल, चारा प्राप्त होगा। तो लूसन, लूसन जिसे कहा जाता है रिजका, लूसन को आपका रिजका कहा जाता है। और आपका बरसीम, इसके अलावा जो है ज्वार चरी, मक्का चरी, ये जो है कॉमन एग्जाम्पल है, इनको लिख लेना। फिर हम बात करेंगे स्पाइसेस फसलों की। स्पाइसेस फसलें यानी जिनसे हमें मसाले प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम स्पाइसेस फसलें। और स्पाइसेस में आपका आता है अदरक, अदरक, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, काली मिर्च, लौंग, ये फसलें जो है आपकी इसमें स्पाइसेस में देखने को मिलेंगी। अब रंग वाली फसलें हैं जिनसे हमें रंग प्राप्त होता है, रंग यानी कलर क्रॉप्स, कलर वाली फसलें। अब आप बोलोगे सर कलर कलर कैसी क्रॉप्स होंगी, तो इन क्रॉप्स की पत्तियों को, तने के रेशे को और इनको सुखा के जो है हम क्या करते हैं, रंग निकाल लेते हैं। इनके तने को जो है सुखा लो, पत्तियों को सुखा लो, चूर्ण बना लो, उनसे रंग प्राप्त हो जाता है। तो कौन कौन सी फसल है इसमें, नील और कुसुम, नील और कुसुम। पहले जो है नील की खेती की जाती थी, लेकिन नील जो है फसल को, उस फील्ड को जो है कैसी बना देती है, बर्बर बना देती है, वो किसी काम की नहीं होती है। इसलिए जो है नील की खेती हम लोगों ने बंद कर दी है। कुसुम जो है आज भी हम लोग उगाते हैं, कलर क्रॉप्स। और कुछ होती हैं मेडिसिनल क्रॉप्स, मेडिसिनल क्रॉप्स यानी औषधीय फसलें, मेडिसिनल क्रॉप। और मेडिसिनल क्रॉप्स में आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों, वो है आपकी पुदीना है,
पुदीना और आपका मेंथा, पुदीना मेंथा। इसके अलावा आपकी अदरक भी आता है इसमें, अदरक, हल्दी। ठीक है, ये सब जो है आपकी मेडिसिनल क्रॉप्स में आती हैं। फिर आती है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओ सॉरी स्टिमुलेटिंग क्रॉप, स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स। स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स क्या होती हैं दोस्तों? तो ये ऐसी फसलें होती हैं, ये उद्दीपक फसलें होती हैं जिनको खाने के बाद जो है एक अलग सी एनर्जी आ जाती है शरीर में, ताकत सी आ जाती है। इसको खाने के बाद जो है आदमी पूरे के पूरे खेत को काट देता है, वो है आपका तंबाकू। ठीक है, चाय, तंबाकू, ये सब है स्टिमुलेटिंग क्रॉप। तंबाकू, चाय और कॉफ़ी, ये आपकी क्या है दोस्तों? स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स हैं। इन्हें खाने से जो है एक विशेष प्रकार की एनर्जी हमारे शरीर में आपको देखने को मिलती है। अगर जो लोग खाते होंगे वो उसको अनुभव कर लेते होंगे। ठीक है, भांग, अफीम, इसके अलावा जो है आपका धतूरा। ये आपका जो है स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स हैं दोस्तों। इनको खाने से जो है आपका शरीर में एक विशेष प्रकार की एनर्जी आ जाती है। इसके अलावा किंग ऑफ फॉडर, यानी चारों का राजा किसे कहा जाता है? तो जो आपका बरसीम है इसको राजा कहा जाता है, बरसीम को राजा, और लूसन को कहा जाता है रानी। ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा समय देख लिया जाए, उसके बाद जो है इसको कंटिन्यू करते हैं या नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब जो है हम इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आपको जो है मैं होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क आपको करके लाना होगा। होमवर्क क्या है दोस्तों? तो मैं आज आपको 5 या 10 जो है साइंटिफिक नाम दूंगा, आप उन्हें घर से याद करके लाना। ठीक है, तो ये होमवर्क आपको करके लाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है मैं यहाँ लिखूंगा और आपको सीधा सीधा नोट करना है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई समझाने की चीज़ नहीं है। गेहूं का साइंटिफिक नाम याद करना है, और धान का मैं लिखूंगा नाम, इनके साइंटिफिक नाम। धान के बाद मक्का का, मक्का के बाद आपका जौ, जौ के बाद आपका बाजरा, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 लिख लेते हैं। बाजरा के बाद जई ले लें। जई को आपका इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों ओट, और जौ को आपको कहा जाता है बारले। बाकी का मैंने आपको बता ही दिया किसे क्या कहा जाता है। अब इनके जो है साइंटिफिक नाम मैं सामने लिखूंगा, आपको जो है ये याद करके आना है। और ये होमवर्क जो है आपको 100% डन करना है, क्योंकि अगर आप जो होमवर्क नहीं करोगे तो आपको ही परेशानी है दोस्तों। रीज़न ये है कि आप जो अगर इसको डन नहीं करोगे तो अगर एग्जामिनर गेहूं लिखने की बजाय उसका साइंटिफिक नाम लिख दिया, फिर जो है आपसे बनने वाला क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। अगर मान के चलिए मैंने आपको बताया कि गेहूं किस ऋतु में उगता है, तो आपको पता है कि वो उगता है रबी में। लेकिन अगर जो एग्जामिनर है उसने पूछ लिया कि ट्रिटिकम एस्टिवम किस ऋतु की क्रॉप है, फिर क्या करोगे आप? तो आपको जो है साइंटिफिक नेम सभी क्रॉप्स के आने चाहिए। तो लिखिए, इसको लिखिए ट्रिटिकम, ट्रिटिकम एस्टिवम, एस्टिवम, AESTIVUM, एस्टिवम। ठीक है दोस्तों, और धान का है आपका ओराइजा सटाइवा। इसके अलावा मक्का का आपका जीमेज, जीमेज। और आपका ज्वार का होता है सोरगम बाई कलर। ज्वार तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, आपको बाजरा लिख दिया। तो ज्वार मैं नीचे लिख देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ज्वार भी एक सीरियल क्रॉप है। ज्वार मैंने नीचे लिख दिया। और ज्वार का होता है सोरगम, सोरगम बाई कलर, सोरगम बाई कलर। हम जो है 5 5 से सारे साइंटिफिक नेम याद कर लेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि
आपको ज़्यादा लोड नहीं होगा। अभी मैं एक साथ दे दूंगा तो आपसे बनेंगे नहीं, इसलिए 5-5 आप जो है हैबिट में डालो, रोज 5 याद करो, 5 को रिवीजन करो। रिवीजन जितना आप अच्छा दे सकते हो, सिलेक्शन आप उतना अच्छा ले सकते हो दोस्तों। तो सक्सेसफुल जीवन की 3 ही चीज़ें होती हैं, 3 सिद्धांत अगर आपने मान लिए तो आप जो है सक्सेस हो जाओगे। और वो 3 सिद्धांत कौन से हैं? रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। ये तीनों सिद्धांत हैं आपके, रिवीजन ही आपको देना है बस। फिर आपका जौ है, जौ का होता है आपका होर्डियम बल गया, होर्डियम बल गया। बाजरा का होता है आपका पेनिसेटम ट्राइफोडियम, पेनिसेटम ट्राइफोडियम या टाइफोडियम होता है, टाइफोडियम। और जो आपका ओट है दोस्तों, जई, जई का होता है आपका एविना सटाइवा। ये आपका जो है आज का होमवर्क है दोस्तों। तो इस होमवर्क को जो है करके लाना, अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। आशा करता हूँ कि आज का जो है सारा कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, सब चीज़ आपको समझ आई होगी। मिलेंगे अब अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।